हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 का एक नया चैप्टर, न्यू किंग्स एंड किंगडम, हमारे अतीत। किताब का नाम अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। बड़ा ये इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज आप देखते रहिए हमारा ये चैप्टर, नए राजा और उनके राज्य। तो सबसे पहले हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आपको बता दें कि इस चैप्टर के अंदर हम जो क्या पढ़ेंगे। न्यू किंग्स एंड किंगडम, मैनी न्यू डायनेस्टी एमर्ज आफ्टर दी 7th सेंचुरी, यानी नए राजा और राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ। अब आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि ये राजवंश क्या होते हैं। यानी राजवंश का मतलब यानी एक ही जो है राजा की फैमिली के जो है से जो है कई राजा एक के बाद जो राज करते जाएं, तो वो जो है डायनेस्टी को जो है बताते हैं कि डायनेस्टी जैसे मुगल। आपने जो है डायनेस्टी का नाम सुना होगा। बाबर से शुरुआत हुई, बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाद हुमायूं, हुमायूं और जो जितने भी जो मुगल बादशाह, ये क्या है, एक ही फैमिली से जो है थे। और एक ही फैमिली से जो है राजा होने के बाद इन्होंने जो है बहुत अपना साम्राज्य बनाया। और साम्राज्य के बनाने के बाद ये राज साम्राज्य को जो है चलाया। तो ये डायनेस्टी का मतलब आपको अच्छे से जो समझ में आ गया। अब बात हो रही है कि नए राजा। अब ये नए राजा कौन हुए भाई? मतलब जो है ऐसा तो नहीं कि जो है नए राजा जो है ये मतलब वो जो है पैदाइशी राजा नहीं थे, पैदाइशी राजा के खानदान से या परिवार से नहीं थे, बल्कि वो नए राजा उभर करके आए और नई जो है उनकी जो है राजवंशों का जो उदय हुआ। हम उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जो जा रहे हैं। बहुत अच्छे से देखते रहिए। इस मैप के अंदर आप जो देखेंगे भारत का जो नक्शा, इसमें ये डॉटेड लाइन से जो ये बाउंड्री आपको जो दिखाई दे रही है, एक बाउंड्री ये है। इसके अंदर जो है ये इस बाउंड्री के अंदर जो जितने भी जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये चाहमानास, गुर्जरा, प्रतिहारा, ये जो है राजवंश आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक जो है ये वाली जो है बाउंड्री के अंदर घिरे हुए हैं, इसके अंदर पालास जो है दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये तीसरा वाला जो है डायनेस्टी आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें राष्ट्रकूट और जो है ये दूसरी जो डायनेस्टी दिखाई दे रही है। तीसरा आप ये देख रहे हैं चोला। अब आप जो है ये देख रहे होंगे कि जो है ये जो है हम जो है मतलब जो क्यों बता रहे हैं कि डॉटेड लाइन से क्या मतलब है। कभी क्या होता था कि जो है एक जो है मतलब राजा ने अपने जैसे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उस पर हमला किया, उसको जीता और जो उसको अपने में मिला लिया। उसके बाद जब फिर उसका जो है फिर जो उससे जब वो जो हिस्सा जो है मतलब हार गया, तो फिर वो उसका जो चला गया। तो ये बाउंड्री जो है क्या कहलाती थी, जो है फ्लक्चुएटिंग बाउंड्री कहलाती थी, वो फ्लक्चुएटिंग बॉर्डर कहलाते थे। तो हम इन्हीं के बारे में जो है पढ़ने जो है जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है जो नए जो है राजा थे या कोई जो पहले से जो कोई डायनेस्टी चल रही है, तो वो जो है कहता होगा कि भाई आप आओ हमारे ऊपर जो है राज कर लो। ऐसा तो नहीं, लड़ाइयाँ होती थी खूब जो अच्छे से। जो अपनी ताकत को जो साबित करता था, वो जो है उस राज्य के ऊपर राजा जो है राज्य करता था, जो है शासन चलाता था। तो ये अच्छे से आपको ये समझ में आ गया कि जो है हम जो है इनके बारे में ही पढ़ेंगे। जो है ये है इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट आपके सामने। हम इसके अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से जो देखिएगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो है नए राजवंशों का उदय, रियासतों का प्रशासन कैसे चलता था, प्रशस्ति और भूमि अनुदान। इसके बाद वारफेयर फॉर वेल्थ यानी ट्राइपार्शिएट स्ट्रगल, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, धन के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष। इसके बाद स्टडी ऑफ चोलास, चोलाओं का अध्ययन करेंगे। किंगडम, टेम्पल, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, राज्य, मंदिर, कृषि, सिंचाई और साम्राज्यों का प्रशासन। ये जो है हम इस चैप्टर के अंदर जो है आज जो है पढ़ने जो है जा रहे हैं। बहुत अच्छे से नोट कीजिए, एक एक टॉपिक को हम जो लेंगे और जो है इसको जो है आपको समझाते जाएंगे। और बहुत ध्यान से देखते रहिए हमारे साथ ये चैप्टर, अतीत का, नए राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट, इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, नए राजवंशों का उदय कैसे होता है। अब आपको बता दें कि एक राजा होता है किंग
और किंग जो है अकेला तो जो है शासन करने में सक्षम नहीं होता, उसको जो है शासन चलाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है। और वो लोग जो है कौन होते थे, वो लैंडलॉर्ड होते थे, वॉरियर चीफ होते थे, यानी कुशल योद्धा, और जो जमींदार होते थे। खर्चा चलाने के लिए जमींदारों की मदद ली जाती थी। जमींदार राजा को जो है फंड्स जो है अवेलेबल होते थे। और वो होता क्या था कि उन्हें सामंतों के नाम से जो जाने जाने वाले राजाओं के अधीनस्थ के रूप में जो स्वीकार किया जाता था। यानी जो राजा जो है क्या करता था, उनको सामंत बनाया करता था। और सामंतों ने अपने राजाओं या अधिपतियों को उपहार ये दिए। वे राजाओं को सैन्य सहायता भी प्राप्त मतलब ये देते थे। ये राजाओं को जो है, यानी जब भी जो है राजा को युद्ध की जरूरत होती थी या युद्ध लड़ने के लिए जाता था, तो वो भरपूर उनकी राजा की मदद करते थे। पैसे से भी मदद करते थे, हथियारों से भी मदद करते थे, और सैनिकों के रूप में भी जो है हेल्प ये करते थे। तो ये सारा का सारा जो है खेल ये चलता है। अभी जो क्या है कि राजा है, राजा ने जो है को जो भेंट के तौर पे जो पैसा मिलता था, या जमींदारों से जो लगान के रूप में जो है पैसा मिलता था, धन भी मिलता था, और जो है जितने भी अनाज भी मिलते थे, वो राजा को जो है चलाने में जो है सक्षम होते थे। अब उसके अलावा जो है राजा भी जो क्या करता था, जो राजा के अधीन होते थे, वो उनको सामंत का रूप दिया जाता था, सामंत का टाइटल दिया जाता था कि वो सामंत कहलाते थे। यानी बहुत ही अच्छे मालदार लोग, और उनकी एक इज्जत होती थी, एक रेपुटेशन होती थी। तो जो है ये जो है सारा जो है काम राजा जो है किया करते थे अपने शासन को चलाने के लिए। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर नाउ? अब जो है नए राजवंशों का उदय किस प्रकार हुआ, वो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसी पॉइंट को एलिब्रेट करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को महासामंत जो घोषित कर दिया, महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। और जो उनके ऊपर जो लॉर्ड जो है, जो राजा होता था, अब जब वो ताकतवर हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उनका विरोध करना जो है शुरू कर दिया, और अपने आप को जो है एक सेपरेट जो है मतलब ये घोषित कर दिया, स्वतंत्रता का जो दावा करने लगे। और जो उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने इसके अंदर उदाहरण इसके हैं, राष्ट्रकूट और प्रमुख दंती दुर्ग के नाम से जो है जाना जाता है। वो हम आपको जो है और बताने जा रहे हैं कि किस तरह जो है मतलब जो है ये नए जो है सामंत जो है क्या बन गए, ताकतवर बन गए। लेकिन अब होता क्या है कि राजा तो जो है ये तो मतलब राजा के खानदान से तो नहीं थे। अब उनको जो है क्या करना था, राजा के खानदान, राजा को जो प्रजा तो ये चाहती है कि जो है जो राजा हो, वो राजा का खानदान से यह हो। जो नया राजा कोई भी हो, अब कोई नया है, तो वो नया राजा जो बनना जो चाह रहा है, तो उसको क्या क्या अड़चने आती थी, और वो उसके लिए क्या क्या प्रयोजन करते थे, ये देखते रहिए। अब ये इस नक्शे के अंदर आप जो देखेंगे कि हमने ये 3 डायनेस्टीज के अंदर ये बारे में बताया। ये 3 अलग अलग आपको ये बॉर्डर ये दिखाई दे रहे हैं। अब जो है सबसे पहले हम जो बताते हैं कि जो है क्या होता है कि कर्नाटक की हम जब बात करते हैं, इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू दी चालुक्य ऑफ कर्नाटक। वो कर्नाटक में चालुक्यों के अधीन थे। ये कर्नाटक ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा ए राष्ट्रकूट चीफ जो है, राष्ट्रकूट जो चीफ जो था, overthrow his Chalukya overlord and perform a ritual called Hiranyagarbha, और literally the golden womb। यानी जो है जो दंती दुर्ग नाम का जो है जो राष्ट्रकूट जो चीफ जो था, उसने जो अपने आप को जो है स्वतंत्रता घोषित कर दिया। और उसने जो है वो क्योंकि राजा के खानदान से नहीं था, इसलिए उसने एक यज्ञ कराया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ है। यानी हिरण स्वर्ण, यानी स्वर्ण गर्भ का नाम या अनुष्ठान दिया गया, ताकि वो भी राजा के खानदान के अनुरूप यह बन पाए। यानी जो है राजा जो है राजा के खानदान से ही होता है। अब लेकिन वो राजा नहीं था, पैदाइशी राजा नहीं था, इसलिए उसको ये अनुष्ठान कराना पड़ा, और जिसका नाम था शाब्दिक रूप से स्वर्ण गर्भ नाम का एक अनुष्ठान कराया। ये क्या थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय या शासक बनने के लिए क्षत्रिय अनुष्ठान किया गया। क्या शासक बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी है, ये भी आपको एलोबरेट और करते हैं। Now, men from comprising family of their military skills carry out kingdom. Kadamba, Mayur, the Rasham, and the Gurjara Pratyahara
Harishchandra were the Brahmana but gave up their traditional profession and took arms, established kingdom of Karnataka and Rajasthan respectively. उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने सैन्य कौशल को का इस्तेमाल राज्यों को जो तराशने के लिए किया, बढ़ाने के लिए किया। इसमें कदम, मयूर शवन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे, लेकिन अपने पारंपरिक पेशों को छोड़ दिया और उन्होंने हथियार उठा लिए और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में यह राज्य स्थापित किए। ये सब क्या हुआ कि ये राजा के खानदान से नहीं थे, क्षत्रिय होना जो है जरूरी नहीं है, बल्कि जो है उन्होंने इस तरह जो है अपने बलबूते पे जो है हरा करके जो है शासन को स्थापित किया। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम जो है बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, राज्यों में प्रशासन कैसे जो चलता था, कैसे जो है मतलब जो सरकारें जो चलती थी, सुशासन कैसे चलता था, कैसे स्थापित किया। मैनी न्यू किंग, जो भी नए राजा बने, यानी जो है वो पैदाइशी राजा नहीं थे, वो परिवार जो है राजा के परिवार से नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है स्थापित किया अपने आप को अपनी ताकत के बलबूते पे जो है। तो वो जो है कैसे जो है उन्होंने उच्च ध्वनि वाली उपाधियों को जो अपनाया, जैसे महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी जो है ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग और लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, यानी तीन जो है मतलब कहते हैं ना थ्री वर्ल्ड, तीन जो है मतलब वर्ल्ड का जो वो शासन की बात, त्रिभुवन चक्रवर्ती। इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम they shared power with their samanta, peasant, trader and brahman for effective administration। इस तरह के दावों के बावजूद उन्होंने सत्ता की साझी की। उनके सामंतों, किसानों से, व्यापारियों और ब्राह्मणों के साथ अच्छे संबंध थे और प्रभावी प्रशासन बनाने के लिए उन्होंने यह क्या क्या कदम उठाए, ये भी जो है जानने की हम जो है कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां जो है उनको जो है प्रदान की, ताकि जो है उनका जो शासन व्यवस्था जो है वो सही से चल पाए। इज इट क्लियर नाउ? इन सब के बारे में जो जानकारी जो हमको जो कहां से उपलब्ध होती है, उत्पादकों से, किसानों से, पशुपालकों से, कारीगरों की जो संसाधन जो होते थे उनके द्वारा जो है हमको ये जानकारी ये मिलती थी जो है। और उसके अंदर कौन कौन ये शामिल थे, किसान थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, ये सब जो है उसके अंदर शामिल थे। वो कर के रूप में जो भी उत्पादित करते थे उसका एक हिस्सा आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर थे। कभी कभी उसे किराया भी कहा जाता था। इन संसाधनों का उपयोग राजा की स्थापना, मंदिरों और किलों के निर्माण के लिए किया जाता था। ये विजिट क्लियर नाउ। अब जो नए राजा जो थे वो जो क्या करते थे, उन सब का जो उपयोग, जो भी धन संपत्ति होती थी उनका उपयोग जो उनको हासिल होता था उत्पादकों से, ट्रेडर से, उनका इस्तेमाल जो है वो लड़ाइयों के में लड़ने में जो है लेते थे, क्योंकि उनको अपना साम्राज्य बढ़ाना होता था। ऐसा नहीं कि जब वो जो है ऐसी तो कोई सामंत या कोई जब मतलब अपना राज्य दे नहीं देगा कि भाई आओ हमारे ऊपर राज कर लो, ऐसा तो नहीं। उनको जो है लड़ाई लड़नी पड़ती थी, युद्ध लड़ना पड़ता था और अपनी ताकत का जो है दिखाना पड़ता था कि वो ताकतवर है, साबित करना पड़ता था। इसलिए जो है ये सारा का जो है काम जो कैसे चलता था, ये जो है व्यापारियों से, किसानों से, काश्तकारों से जो भी जो प्राप्त होता था उसको युद्ध के अंदर यूज किया जाता था। अब देखिए भाई, शासन चलाने के लिए क्या जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि शासन जो है पैसे से चलता है। और पैसा कैसे प्राप्त होता है, टैक्सों से। जैसे कि आज भी आप जो देखते हैं कि सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स और जो जीएसटी और ये सारे के सारे जो टैक्स जो है मतलब आप ये आपके सामने जो है आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप जो इन शब्दों को जो सुनते हैं, तो उस टाइम पे भी जो शासन चलाने के लिए राजा जो है लोग जो है क्या करते थे, कर लगाया करते थे। और वो कर जो है कितने होते थे, या तकरीबन यानी 400 तरह के ये टैक्स होते थे। और इसमें कलेक्शन ऑफ वाज वेरी एसेंशियल टू रन द एम्पायर, यानी साम्राज्य चलाने के लिए करों का संग्रह बहुत ही आवश्यक होता था। तमिलनाडु में ये देख रहे हैं मैप के अंदर आप, ये तमिलनाडु का जो है ये नक्शा आपके सामने है। इसके अंदर हमें अभिलेखों से जो है जानकारी ये मिलती है कि ये कितने तरह के जो टैक्स होते थे। विभिन्न प्रकार के करों के लिए शर्तों से अधिक उपयोग किया जाता था कि ये किस ये प्रयोजन के लिए ये टैक्स लिया जा रहा है। इज इट क्लियर नाउ? यानी आपसे ये एक नंबर वाले जो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कितने तरह के टैक्स जो है तमिलनाडु में उस टाइम पे हुआ करते थे। तो ये जो चोला जो साम्राज्य है उसके अंदर जो 400 तरह के जो टैक्स जो है होते थे। उस टैक्स के बारे में भी और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। अब देखिए ये वेटी
वैटी एक जो तरह का यह टैक्स होता था जो है जिसमें जबरन मजदूरी के रूप में यह कर लिया जाता था, यानी जो है आपके पास पैसा तो नहीं है, आप ये ठीक है भाई इतना जो है इतने घंटे रोज काम करो, तो आपको जो कर ये चुकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने अपना समय जो है उसको जो है मतलब अपनी मजदूरी वो यह टैक्स के रूप में दी। इसके बाद दूसरे तरह का ये टैक्स होता था जिसका नाम था कदमाई। इनको आप जो अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वैटी, कदमाई, छप। इसके बाद कदमाई क्या होता था, भू राजस्व, यानी जो जमीन के ऊपर जो है जो टैक्स लगता था वो भू राजस्व के नाम से यानी कदमाई के नाम से जो जाना जाता था। इसके बाद छप्पर वाले घरों पर भी कर लगाया जाता था, जो ताड़ के पत्तों से जो है छप्पर बनाया जाता था, यानी कच्ची ये छत बनाई जाती थी मकान के लिए, और यह सीढ़ी जो है चढ़ने के लिए या यूज करने के लिए जो वो किराए पे या लेकर के या लेते थे, तो उनके ऊपर भी यह टैक्स लगता था। तो यानी जो है ये तीन तरह के टैक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से ये नोट कर लीजिए। वैटी, कदमाई और छप्पर पर वाले घरों पर यह कर लगाया जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट है प्रशस्ति और लैंड ग्रांट। यानी प्रशस्ति यह क्या होती थी, यानी किसी को यह सम्मान देने के लिए कुछ हम ये कहते हैं ना सर्टिफिकेट ये देते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा कार्य किया, ये हम आपको एक सर्टिफिकेट ये देते हैं कि आपने इस जो प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लिया, और उसके बदले में ये आपको ये सर्टिफिकेट या जो है मेडल दिया जा रहा है। तो इसी तरह जो उस टाइम पे भी जो राजे महाराजे जो है प्रशस्ति जो है पत्र ये दिया करते थे, लैंड ग्रांट ये दिया करते थे, और इन प्रशस्ति पत्रों को जो है ब्राह्मण लोग लिखा करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे, वो इनको जो है लिखा करते थे, जो राजा जैसा बोलता था वो उसकी रचना करते थे। तो ये तांबे के जो है और जो है ताम्र पत्रों पे और मेटल पे जो दिए जाते थे, साथ में एक ये मोहर भी जो है लगी हुई होती थी, जो है जो कि जो है जिससे ये पता चलता था कि ये राजा की जो मोहर है, और ये प्रशस्ति पत्र जो है मतलब जो है वैलिड है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया। प्रशस्ति और भूमि अनुदान कोई और जो है एलाबोरेट करते हुए आपको बताते हैं प्रशस्ति क्या होती थी। प्रशस्तियां धातु की प्लेटें होती थी जिनमें नियमों के बारे में विवरण होता था। ये प्रशस्तियां ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती थी। प्रशस्तियों में दिया गया विवरण वस्तुतः सत्य हो सकता है, लेकिन वे हमें बताते हैं कि कैसे शासक खुद को बहादुर विजयी योद्धा के रूप में चित्रित करना जो चाहते थे। उदाहरण के लिए नागभट्ट की उपलब्धियां ये जो है इसके अंदर शामिल है। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट कोई और एलोबरेट करते हुए इसके अंदर हम आपको बताते हैं द किंग ऑफ आंध्रा सहदेवा विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजा उसके सामने गिर गए, और भले ही वह राजकुमार थे, लेकिन क्योंकि यह चक्र युद्ध कन्नौज के शासक ने यह जीत हासिल की थी, इसने राजा को हराया था। और बंगाल का हिस्सा, अनावरता गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, और यह केराला वन लोग, तुरस्का तुर और वत्स मत्स्य भारत में, यह दोनों राज्य जो है ये सब ये शामिल थे। ये सारे के सारे जो है उस टाइम पे जो है प्रशस्ति पत्र के अंदर जो है दर्ज जो है जानकारी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। प्रशस्ति को और आगे जो एलोबरेट करते हुए जो हम आपको जो बताते हैं, ये ब्राह्मण जो है जो संस्कृत और ये क्षेत्रीय भाषाओं की जो जानकार होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, वो इनकी जो है रचना किया करते थे, उनको लिखा करते थे। और यह राजा अक्सर ब्राह्मणों को भूमि के अनुदान से पुरस्कृत करते थे। अब यानी यह ब्राह्मण लोग जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, प्रशस्तियां लिख रहे हैं, राजा के लिए लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो राजा भी उनको गिफ्ट के तौर पे जो जमीन जो है दान में दे दिया करते थे कि ये जमीन इतना हिस्सा जो है आपका जो हो गया, इस पे जो भी आप खेती बाड़ी करो या कि जिसको किराए पे उठाओ या कुछ भी करो, ये आपका हो गया। तो वो क्या कहलाता, लैंड ग्रांट कहलाता था, यानी जो है भूमि का जो अनुदान यह कहलाता था। और ये सारी की सारी जो जानकारी ताम्र पत्र के ऊपर भी जो उल्लेखित की जाती थी। इज इट क्लियर नाउ? अब भाई भूमि जो है अनुदान के अंदर तो दे दी गई ब्राह्मणों को, तो वो भूमि का क्या करते थे, भूमि जो है से जो जितने भी जो संसाधन उस पर मकान या जितनी भी खेती या कुएं नहरें और या जो भी उनकी जो अनुमति से ही जो है तैयार होते थे, उनकी अनुमति से ही वो बना करते थे। हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर वाज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना। कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास की रचना कल्हन नाम के लेखक ने की जो है। इज इट क्लियर नाउ? इस टॉपिक का हमारा अगला पॉइंट वारफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। यानी जो है मतलब ऐसा नहीं कि जो लड़ाइयां जो है साम्राज्य बढ़ाने के लिए
की जाती थी, जो है साम्राज्य बढ़ाने के अलावा जो है धन की प्राप्ति के लिए भी यह लड़ाइयाँ की जाती थी, युद्ध किए जाते थे। शासक राजवंशों के विशेष क्षेत्र को शासन करने के लिए भी यह लड़ाइयाँ लड़ते थे, बट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर द एरियाज। वाई, लेकिन साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्रों को भी यह नियंत्रित करने के लिए कोशिश क्यों की? उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए। राजा अपनी शक्ति जो कैसे बढ़ाएगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करेगा? किसी आस पड़ोस के जितने भी जो राजा होते थे उनको हरा करके वो जो अपना शासन स्थापित करते थे, और उसके साथ साथ जो भी जो धन संपत्ति जो युद्ध के अंदर जो उनको जो जीतने के बाद मिलती थी वो भी उनको जो है लड़ाइयाँ होती थी। तो हमारे पास धन के लिए युद्ध के 3 जो है उदाहरण जो है मौजूद हैं। नंबर 1, कन्नौजों के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष मौजूद है। नंबर 2, महमूद गजनी का आक्रमण, और इसके अलावा जो है ये जो है हमारे पास जो है उदाहरण मौजूद हैं। इसके बाद है पृथ्वी राजा थर्ड और मोहम्मद गौरी, और पृथ्वी राजा थर्ड वर्सेस मोहम्मद गौरी। यानी ये 3 लड़ाइयां जो है किसके लिए लड़ी गई? वारफेयर फॉर वेल्थ, यानी धन के लिए जो युद्ध हुए उनके जो हम के बारे में थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। अब जो बताते हैं आपको, ये कन्नौज वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेरसिटी इन गंगा वैली। कन्नौज गंगा घाटी का बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध जो शहर था, और गुर्जर और प्रतिहारा राजपूता और पाल राजवंशों के शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाइयां लड़ी, और इतिहासकार अक्सर इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित करते हैं। यानी त्रिपक्षीय, ये मतलब ये जो भी ट्राइपार्शिएट स्ट्रगल का भी जब भी आप ये लिखेंगे तो उसके अंदर इसका जो है आप व्याख्या जरूर करेंगे। जो है वारफेयर फॉर वेल्थ को जो हम और एलोबरेट करते हुए हम ये दूसरे जो युद्ध की बात बता रहे हैं, अटैक ऑफ गजनी एंड गौरी। गजनी और गौरी, यानी आप गजनी वो फिल्म को जो रिलेट कर लीजिए, बल्कि जो है ये जो है अफगानिस्तान का जो है शासक, उसकी बात हो रही है, और उसने जो है मतलब जो भारत पे जो गुजरात राज्य पे जो है आक्रमण किया, और उसके अंदर जो है उसने जो क्या किया, वो जो है ज्यादातर जो उसकी जो लड़ाइयां थी उसका मकसद था लूटपाट, यानी लूटपाट करके जो सोना चांदी और जो भी जो है धन होता था वो लूट करके ले जाया करता था। और ये इन्होंने 997 से लेकर के 1030 तक जो है शासन किया। ये अफगानिस्तान का जो है मशहूर शासक था, जिसका नाम था महमूद गजनी। ये आपके सामने तस्वीर, और ये आपको ये देख रहे हैं, ये सोमनाथ टेम्पल आपको ये दिखाई दे रहा है, ये गुजरात के अंदर स्थित है। इसको इसने लूटपाट करके कई बार जो है इसने लूटा। अब जब अटैक ऑफ गजनी एंड गौरी को ये एलोबरेट करते हुए हम आपको बताते हैं, ही कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। ही रेडेड द सब कंटिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। उसने हर साल जो है ये आक्रमण किए। हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल, जितने भी जो है धन दौलत वाले जो टेम्पल थे उनका जो है उसका जो है निशाना हुआ करते थे। एग्जाम्पल सोमनाथ टेम्पल आपको जो बताया गुजरात के अंदर। मच ऑफ द वेल्थ ही प्लंडर्ड was used for create his splendid capital city at गजनी। गजनी एक जो शहर है जो कि अफगानिस्तान में है, उसने अपने जो शहर को जो है अपनी कैपिटल को जो बढ़ाने में इस जो धन संपत्ति का जो है इस्तेमाल किया। वो मध्य एशिया, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल करता था। उसने लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर छापा मारा। उसके निशाने पे थे अमीर मंदिर थे, जैसे सोमनाथ और गुजरात। इसके अलावा लूटी गई अधिकांश संपत्ति का उपयोग गजनी ने अपनी शानदार राजधानी बनाने के लिए किया। इज इट क्लियर नाउ? इस नक्शे के अंदर आप जो देख रहे हैं, जो ये वाला जब रेड कलर का जो है हमने जो है ये आपको जब मार्क किया हुआ है, ये एम्पायर ऑफ महमूद गजनी जो कहलाती थी। ये 1027 एडी तक जो इसका जब वो था। इसमें प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ये आजकल अफगानिस्तान जो है का जो है एरिया कहलाता। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है ये आता है। इज इट क्लियर नाउ? अब हम बात करेंगे जो अटैक ऑफ गजनी और गौरी के आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो उसने जो है मतलब जो हम बात करेंगे अल बैरूनी की। अल बैरूनी जो है सुल्तान महमूद ने अल बैरूनी नाम विद्वान को जो है ये काम एक सौंपा लिखने का, क्योंकि वो क्या विद्वान कौन, स्कॉलर कौन होते थे, मतलब यह वो पढ़े लिखे लोग होते थे, और उनका जो है काम होता था वो राजा के लिए जो है लिखा करते थे, राजा की जो है हिस्ट्री के बारे में, मतलब जो है राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सा जो है उसने किस जगह से उसने जो युद्ध करके क्या क्या उसने ये जीता, ये सब जो है वो जो है अपनी किताबों के अंदर जो है लिखते थे। और ये अल बरूनी ने भी यही काम किया। इज इट क्लियर नाउ?
अल बैरूनी ने जो है एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद जो है लिखा, और इसके अंदर जो है हमें जो है इतिहास से जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो जानकारियां जो है मिली हमें, और ये जानकारी का जो स्रोत बना। टू राइट अबाउट his activity, information, subcontinent and people he conquered, wrote किताब उल हिंद इन अरेबिक भाषा के अंदर ये लिखी हुई किताब से जो है हमको जो है इतिहास के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध हो पाई। इसके बाद अटैक ऑफ गजनी एंड गौरी के आक्रमण को और एलोबरेट करते हुए अदर किंग हु एंगेज्ड इन वारफेयर टू एक्वायर वेल्थ फॉर चहमानास, यानी जो है जिसको हम जो चौहान के नाम से जो है जानते हैं, वो उनकी यह बात हो रही है। दे रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, उन्होंने दिल्ली और अजमेर के जो है आसपास जो है राज्य का जो है उन्होंने अपना फैलाया और उस पर राज किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट ऑफ द ईस्ट, यानी एक्सपेंशन उन्होंने अपनी जो साम्राज्य का किया। अपोज बाय द चालुक्य, और चालुक्यों ने जो इनका जो अपोज किया जो गुजरात से थे, और इसके बाद ये गाधवल्य और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन्होंने जो विरोध किया। तो बेस्ट नोन चाहना रूल वाज पृथ्वी राजा थर्ड। अब पृथ्वी राज का जो है नाम जो आता है जिसने जो है गजनी को जो है एक बार हराया 1168 से लेकर के 1192। ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं मोहम्मद गौरी के सामने और जो है साथ में वर्सेस पृथ्वी राजा थर्ड, इन दोनों के बीच में जो है जो युद्ध हुए वो भी आपको जो बताएंगे। ये चित्रों से आप इनको अवगत कर लीजिए। कभी कभी जो प्रश्न जो है आ जाता है कि ये चित्र यह दिया हुआ होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किसका जो है चित्र है, तो आपको जो है ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये मोहम्मद गौरी, ये पृथ्वीराज थर्ड। Sultan Muhammad Ghori attacked over Delhi in 1191. This time he was defeated by Prithvi Raja III, but he attacked again in very next year 1192. This Prithvi Raja III was defeated. सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1191 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार वह पृथ्वीराज तृतीय से हार गया था, लेकिन उसने अगले ही साल 1192 में फिर आक्रमण किया, हमला किया, और वो पृथ्वीराज को जो उसने हरा दिया। इज इट क्लियर नाउ? इस चैप्टर का अगला पॉइंट हमारे पास जो है क्लोजर लुक द चोला, यानी चोला साम्राज्य की बात हम कर रहे हैं। ये चोला साम्राज्य देख रहे हैं, ये डार्क कलर का आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये चोला साम्राज्य भारत का ये साउदर्न आपको जो पार्ट है आपको जो नजर आ रहा है। इसके बाद हम ये इसी के बारे में जो है आपको और एलोबरेट करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप ये देख रहे हैं कि चोला के बारे में हम बता रहे हैं। अब इसमें जो है उड़ियर से लेके तंजावुर तक और किस तरह जो चोला जो है पावर के अंदर आए, ये आपको जो समझाने की जो कोशिश की जा रही है। इस मैप के अंदर आप ये देखिए, ये चोला साम्राज्य का जो है सारा का सारा जो है लुक आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले देखिए द क्लोजर लुक द चोला। हाउ डिड द चोला राइज टू पावर, किस तरह जो चोला जो पावर के अंदर आए। इसमें ये दो लोग जो मतलब दो जो कैटेगरी आपको जो दिखाई दे रही है, पल्लवा और मुतारियर वर्सेस विजयाला, इनके बीच में जो है का जो है संपर्क आपको दिखाई दे रहा है। सामंता टू पल्लवा होल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा तंजावुर, पल्लवों के सामंत कावेरी डेल्टा में सत्ता रखते थे और वो तंजावुर तक आए। इसके बाद विजयाला कौन थे? चीफली फैमिली ऑफ ओरियर डिफीटेड मुतारियर कैप्चर्ड तंजावुर, उन्होंने कैप्चर किया। इसके बाद विक्टोरियस में कौन कौन हुए? उन्होंने तंजावुर शहर और वहां देवी निशुंभ सुदुनी के लिए एक जो है मंदिर का जो है निर्माण किया। तो ये क्लोजर हम चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है इनको जो नोट करते जाइए। पल्लवा, मुतारिया, विजयालय और इसके बाद विक्टोरियस कौन हुए, उन्होंने जो है किस तरह जो है देवी शोभा सिंधिनी के मंदिर का निर्माण कराया। हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य के अंदर जो है जो विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी क्षेत्रों और राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली और पंड्या और पल्लव प्रदेशों का चोल का साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। आगे का विस्तार राजा प्रथम के अधीन हुआ और उन्हें सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। इज इट क्लियर नाउ? बहुत ही अच्छे से जो समझ लीजिए, हम जो है चोल शासकों के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। राजा जो है वन जो है 985 के अंदर राजा बनता है और वो जो है उसने अपने अधिकांश
आसपास के आजू बाजू के एरियो को जो कंट्रोल कर लिया और अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य के प्रशासन को पुनर्गठित भी किया उसने जो है, और किस तरह जो है उसको ये संचालित करता था, ये भी हम आप उसको बताएंगे। राजेंद्र प्रथम राजा के पुत्र थे। उन्होंने अपनी नीतियों को जो है जारी रखा, यहाँ तक कि गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी जो है उन्होंने जो है कब्जा कर लिया। इनके अभियानों को एक जो नौसेना का भी विकसित किया गया। उन्हें गंगई कोंडा के भी नाम से जो है जाना जाता है। बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल जैसे नोट कर लीजिए, गंगई कोंडा जो है किसे कहा जाता था, वो आपको जो है कभी कभी जो है प्रश्न के में जो है पूछा जाता है परीक्षा में, उसको अच्छे से याद रखिएगा, गंगई कोंडा। ये भारत का नक्शा, इसके अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है जितना भी ये चोल साम्राज्यों का जो रूट जो था, ये ट्रेड रूट को जो बता रहा है, ये चोला एम्पायर को बता रहा है, ये ब्लू कलर का, और ये चोला के वेसल्स ये कहते हैं जो समुद्री जो जहाज वगैरह जो है, मतलब जो उनकी जो नौकाएं वगैरह था, वो उसके बारे में जो है दिया हुआ है। अब देखिए उस टाइम पे जो है जो राजे महाराजे होते थे, वो क्या करते थे जो है अपना जो है मतलब अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी शान शौकत दिखाने के लिए मंदिरों का जो निर्माण करते थे। उससे जो है मंदिरों से उनकी आमदनी तो होती ही थी, उसके अलावा जो है उनकी जो है वैल्यू भी जो है बढ़ती थी लोगों के नजरों में। तो राजा राजेंद्र द्वारा जो है ये तंजावुर का मंदिर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये तंजावुर का मंदिर है। और इसके अलावा ये दूसरा मंदिर आपको ये दिखाई दे रहा है, गंगई कोंडा चोलापुरम, ये बड़े मंदिरों का ये स्थापना की, और इसमें मूर्ति कला का जो है के अद्भुत के नमूने हमें देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? चोला टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट, ये जो है बस्ती का केंद्र भी है, बन गए जो है चोला के जो मंदिर जो है। इसके अलावा दिस टेम्पल वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन अराउंड द टेम्पल। इसके अलावा जो है जो भी मंदिर बनते हैं तो उसके आसपास जो जितनी भी जो दुकानें होती हैं, वो भी जो है एक मार्केट जो है डेवलप हो जाती है। जितनी भी जो है लोगों की जो जरूरतें जो उससे जो जुड़ी हुई होती हैं, वो पूरा करने में जो है सक्षम होती हैं। टेम्पल वर ऑल्सो गिवन लैंड बाय द रूलर एंड अदर, और जो टेम्पल के आसपास टेम्पल की जो जमीन होती थी, वो भी जो राजा दिया करता था, जो लैंड या ग्रांट वाली बात आपको जो बताई थी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज फॉर मेंटेनिंग, और एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस को जब मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो है मेंटेनिंग ऑल स्पेशलिस्ट who worked at the temple and very often lived near it, priest, garland maker, cooks, sweeper, musician, dancer, etc. और जो है जितने भी जो है मंदिर के अंदर जो है जो जानकारी के अंदर जो या उसके लिए उपलब्ध जो सामग्री होती थी, वो भी आसपास की जो दुकानों से जो है उपलब्ध होती थी, और वहाँ उनको जो है रोजगार भी मिलता था। इसमें या कांस्य प्रतिमाओं का जो निर्माण भी सबसे विशिष्ट कहलाता था। या माला बनाने वाले, रसोईया, सफाई कर्मी, इन सब की जो जरूरत होती थी जो है मंदिर बनाने के बाद। अगर कोई भव्य मंदिर बनाया तो उसके आसपास जो दुकानें होती थी, जो पूजा सामग्री के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली जो चीजें होती थी, वस्तुएं होती थी, वो वहीं पे जो है उपलब्ध होती थी। चोल साम्राज्य के ये शासकों ने ये कृषि के ऊपर भी जो ध्यान दिया, देख रहे हैं ये नक्शे के अंदर आपको जो नजर आ रहा है, ये चोल साम्राज्य आपको जो दिखाई दे रहा है। इसमें जो है सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, चोल साम्राज्य के क्षेत्र में देखे जाते हैं, और ये कावेरी नदी क्षेत्र कहलाता है, यानी कावेरी नदी। और यह चोल काल के जो तहत ये क्या क्या हुआ, ये बड़े पैमाने पर खेती शुरू की गई, जंगल साफ किए गए, जमीनों को समतल किया गया, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, और खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। लार्ज स्केल कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड, फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड एंड लेवल्ड, embankments were made to prevent flooding, and canal is constructed to carry water to the field. In many area 2 crops were grown in a year. Is it clear now? यानी जो है एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर जो चोल शासकों ने जो किया, वो इसके अंदर शामिल है। एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए की जाने वाली कार्यों के अंदर टू प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स, आर्टिफिशियल अरेंजमेंट वर मेड, ए वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज्ड फॉर द इरिगेशन, जैसे वेल्स वर डग, टैंक्स वर constructed to collect rainwater. In 9th century, Sluice Gate in Tamil Nadu, it regulated the outflow of the water from the tank to the channel that it irrigated the field. The sluice gate is traditionally a wood or
metal barrier which is commonly used for it, control water level and flow rate इन रिवर एंड कैनाल। ये आप जो देख रहे हैं ये सिल्यूस गेट यानी आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर आपका जो है मतलब कभी ये जाना किसी कैनाल पे हुआ हो, नहर पे हुआ हो, तो नहर के पानी को रोकने के लिए गेट जो लगाए जाते हैं। और ये वो आप ये काम जो है यहाँ पे यमुना नदी के उस पे भी ये देख सकते हैं। कभी आप ITO ब्रिज पे या कभी इस पे गए हों तो वहां पे ये देखा होगा कि ये इरिगेशन फैसिलिटी मतलब जो बैरियर है पानी को रोकने के लिए वो लगाए जाते हैं, उसे हम जो है जल द्वार कहते हैं। ये जो है काम जो है उस टाइम पे तमिलनाडु के अंदर हुए और वहां के जो शासकों ने ये वाले कार्य किए कि ये तमिलनाडु के अंदर ये जल द्वार जो है उन्होंने बनवाए। इज इट क्लियर नाउ? उस टाइम पे जो शासक थे उन्होंने जो है एग्रीकल्चर और इरिगेशन यानी सिंचाई व्यवस्था के लिए और कृषि के लिए बहुत कार्य किए। उन्होंने ये सफाई और कृषि व्यवस्था को जो वो अच्छे से जो बनाए बनाए रखा और ये इस जो इनकी गतिविधियों पर भी जो कार्य किया। और लोगों ने जो है और गांव में रहने वाले लोगों ने भी जो है इनके राजा के जो इन कार्यों के लिए में की गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इज इट क्लियर नाउ? तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर की बात करेंगे, साम्राज्य का जो प्रशासन कैसे चलता था। उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब जो सेटलमेंट होती थी जब पीजेंट और फॉर्म लार्ज यूनिट एज नाडू यानी विलेज यानी ग्रुप ऑफ विलेज को हम जो नाडू कहते थे, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। यानी पीसेंट यानी जो किसान होता था उसको हम कहते थे उर, और जो है उसको जो जो उनके जो विलेज ग्रुप ऑफ विलेज होते थे उनको हम नाडू कहते थे। फिर उसके बाद जो है प्रशासन कैसे व्यवस्थित किया गया इसको ये बता रहे हैं कि जो द विलेज काउंसिल एंड द नाडू, जो विलेज काउंसिल और जो नाडू जो परफॉर्म जो सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और ये मिलकर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते थे। इसमें क्या है कि ग्राम परिषद और नाडू के कई प्रशासन कार्य किए जाते थे, जैसे न्याय प्रदान करना और यह कर इकट्ठे करना यानी जो है मतलब जो टैक्सेस जो है उनको कलेक्ट करने का काम किया जाता था। और उसके अलावा जो है जितने भी जो झगड़े फसाद होते थे उनका निपटारे का भी काम यानी न्याय दिलाने का कार्य भी जो है किया जाता था। तो ये सब उर और नाडू प्रशासन के मदद के साथ चलता था। इज इट क्लियर नाउ? अब हम बात करेंगे इसी को और आगे बढ़ाते हुए साम्राज्यिक प्रशासन को जो है इसमें जो है हम यह बात करेंगे वेल्लाला जाति के किसानों और नाडुओं के मामले में का ये बड़ा नियंत्रण था। ये सब हम कावेरी घाटी की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ अमीर जमींदारों और उपाधियों जैसे चोल राजाओं को हम जो है मोवेंदा वेलन ये के नाम से जो जाना जाता था। जो 3 राजाओं की सेवा करने वाला एक वेलन या किसान या अरियर प्रमुख कहलाता था। इन उपाधियों के साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद सौंपे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ, इसलिए कावेरी घाटी में बड़ी संख्या के अंदर ब्राह्मण जो है रहते थे। इज इट क्लियर नाउ? यानी ये बिल्कुल अच्छे से ये नोट करने वाला पॉइंट है। अब हम इसी से जुड़ा हुआ एक ये पॉइंट आपको बताएं, सभा। सभा क्या होती थी? प्रमुख भूमि धारकों की एक सभा होती थी और वो ब्रह्मदेव की देखभाल करते थे। शिलालेखों में सभा की कार्य प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया गया और नगरमों का एक अन्य महत्वपूर्ण जो समूह हुआ करता था। बिल्कुल इज इट क्लियर ना? अब जो नगरम की बात करेंगे इसमें क्या होता था? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स होते थे यानी व्यापारियों का एक संघ होता था। कभी कभी कस्बों में प्रशासनिक कार्य का भी जो इनको जो कार्य दिया जाता था और उसको जो है कार्य को अच्छे से करते थे जो है। अब हम बात करेंगे जो इस काल के अंदर जो जितने भी इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट हमको जो क्या बताते थे यानी शिलालेख और ग्रंथ जो है हमको ये क्या जानकारी देते थे, इनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती थी कि जो है वो सभाओं की जो जानकारी बताते थे, समितियों के बारे में बताते थे, सिंचाई की व्यवस्था कार्यों के बारे में और जो जितने भी बाग बगीचे होते थे उनके बारे में, मंदिरों आदि के बारे में जो कमेटियां बनी हुई होती थी उनका सदस्य कौन होता था, वो सदस्य कैसे बनते थे। ये शिलालेख जो है आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो है वहाँ की जो जाति है मतलब जब उस टाइम पे जो ब्राह्मणों ने जो इसको रचित किया होगा उस शिलालेख के अंदर जो जानकारी जो है मिलती है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हु कुड बी ए मेंबर ऑफ द सभा? All those who wish to become member of the Sabha should be owner of the land from which the land revenue is collected. They should
have their own home. They should be between 35 to 70 years of age. They should have knowledge of the Veda. They should be well vested in administrative matter and honest. If anyone has been a member of any committee the last 3 years, he cannot become a member of the another committee. Anyone who is not submitted his account and those his relative cannot be contest the election. हिंदी मीडियम वालों के लिए सभा का सदस्य कौन हो सकता है? सभा के सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले सभी लोग इस भूमि के स्वामी होने चाहिए जिसमें भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था और उनका अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 साल होने के बीच में होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी तरह से वाकफियत होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वो किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपना और उसके रिश्तेदारों का लेखा जोखा जमा नहीं किया वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये एलिजिबिलिटी होती थी कि जो है हमें, और ये सारी की सारी जानकारी हमको शिलालेखों और ग्रंथों से प्राप्त होती है। शिलालेखों से हमें एक और ये जानकारी भी मिलती है कि इनका इलेक्शन कैसे होता था। सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी ये दिया हुआ है। ताड़ के पत्तों के जो छोटे छोटे टिकटों पर लिखा जाता था, पात्र लोगों के नाम लिखे जाते थे और इन टिकटों को एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था और एक युवा लड़के को प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इस तरह हम जो है मेंबर्स का जो है चुनाव करते थे। ये हमारा उस टाइम का जो है चुनाव प्रक्रिया का जो है लेखा जोखा हमें से शिलालेखों से और ग्रंथों से जो प्राप्त होता है। इज इट क्लियर नाउ? अब जब टाइप्स ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, भूमि कितने तरह की होती थी, इसमें जो है चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। ये आप ये देख रहे हैं इसके अंदर गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की ये विलन वाई भूमि कहलाती थी और ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी। और एक स्कूल के रखरखाव के लिए शलभोग भूमि का जो नाम दिया गया था। और देवदाना यानी तिरुपटकुन्नी भूमि मंदिरों को उपहार में दी गई जाती थी। और पलिच्छंदनम की भूमि जैन संस्थाओं को दान में की गई भूमि कहलाती थी। इस तरह जो है ये जो टाइप्स ऑफ लैंड कहलाता था जो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और स्क्रीनशॉट ये लेते रहिए, कॉपी के ऊपर लिखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है। शिलालेखों और ग्रंथों से हमें और जानकारी भी मिलती है। उसके अंदर पेरियापुरम 20th century Tamil work which inform us about the lives of the ordinary men and women. On the outskirts of the Adanur was a small hamlet of the Pulayas, a name used for the social group considered outcast by Brahman, and the Vellas, studded with the small huts and old thatch, inhabited by agrarian laborer engaged of the menial occupation in threshold of the covered by the strips of the leather. Little chickens moved about the group. Dark children wore bracelet. Black iron were painting about the carrying the puppies. In the shade of the Maradu Arjuna tree, a female laborer put baby sleep into the sheet of the leather. They were mango tree from those branches of the drums and hanging under the coconut palm. A little hollow on the ground, tiny headed of the pulley to these work under the trade of the 3-year trade were 12-handed Pulaya women singing as the husking paddy. पेरियापुरम एक ब्राह्मण 12वीं शताब्दी की तमिल कृति से जो हमको जो महिलाओं और पुरुषों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें अदनूर बारी इलाके में पुलैया ब्राह्मणों और वेल्लाल द्वारा बहिष्कृत किए जाने वाले सामाजिक समूह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम भी था। एक छोटा सा गांव था जो पुराने छप्पर के नीचे छोटी छोटी झोपड़ियों से भरा हुआ था और उसमें खेती करने वाले मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से ढकी हुई झोपड़ियों की दहलीज में छोटी मुर्गियां समूहों में घूमती रहती थी। काले लोहे के कंगन पहने हुए कच्चे और बच्चे, छोटे बच्चे जो पिल्लों को लेकर के नाच रहे थे। मरूड़ यानी अर्जुन के पेड़ों की छाया में एक महिला मजदूर ने अपने बच्चों को जो चमड़े की जो चादर पर सुला रखा था। वहां आम के पेड़ थे, शाखाओं पे लटक रहे थे। नारियल की हथेलियों के नीचे जमीन पर छोटे छोटे गड्ढों में छोटे सिर वाली कुतिया घरघराहट के बाद लेटी रहती है। लाल कलयुगी मुर्गे भोर से पहले बांग देते हैं। अपने
दिन के काम के लिए बहादुर पुल्लियार यानी बहुवचन को बुलाते थे। दिन में कांजी के पेड़ों की छाया के नीचे लहराती बालों वाली पुलैया महिलाओं की आवाज फैल गई, क्योंकि ये धान की भूसी के रूप में गा रही थी। ये जो है जानकारी सारी की सारी हमको जो है शिलालेखों और ग्रंथों से जो है प्राप्त होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी। चाइना के बारे में भी जो है इसके बारे में जो दिया हुआ है, तांग राजवंश के तहत जो चीन के अंदर जो क्या होता था, चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य की स्थापना की गई, जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक थी, जहां तुर्क, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आते थे। तांग साम्राज्य को एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती नौकरशाही द्वारा प्रशासित किया जाता था, जो उन सभी के लिए खुला था जिसके लिए उपस्थित होना चाहते थे। अधिकारियों के चयन की जो व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ 1911 तक जो है यथावत रही। तो इस तरह जो है हमने इस चैप्टर के अंदर जो है न्यू किंगडम, नए राजा और उनके राज्यों के बारे में पढ़ा, और किस तरह जो है उनका यह साम्राज्य चलता था, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। इसलिए पूरे जो उसके अंदर हमने जो है अच्छी तरह जो है आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया, और बहुत ध्यान से जो है नोट करते रहिए, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर आपके लिए है। In this way, chapter has been completed. Thanks for watching and understanding the chapter. अगले हमारे ये चैप्टर की जो प्रतीक्षा कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, और जो है अगर कोई आपको ये डाउट होता है तो जो उसको जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिख सकते हैं। स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो आप जो है हमको जो है कमेंट कर सकते हैं कि जो इसके अंदर आपको ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। अपनी बुक जो है खोल करके जरूर बैठिएगा, ताकि जो है बुक से जो है आप जो है इस ये चैप्टर को जो है रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो है हिस्ट्री के अंदर हम जो है कहानियों की तरह जो है चैप्टरों को जो पढ़ते हैं, लेकिन वो कहानियां हमें जो अच्छे से जो है अगर पता हो, आउटलाइन हमें पता हो, तो बहुत हम अच्छे से जो है करने में जो है चैप्टर को समझने में जो है सक्षम होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।